अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, बहुत से लोगों का इस वक्त कहना यह है कि एवन फील्ड की गलियां सुनसान हो गई हैं। ना तो वहां कोई इस वक्त चहलकदमी करने वाला है, ना ही वहां पर एहतजाज करने वालों का शोर शराबा है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब अब वहां पर मौजूद नहीं है। वो रवाना हो चुके हैं। 21 अक्टूबर को उन्होंने पाकिस्तान आना है, लेकिन उस सफ़र का आगाज़ वो कर चुके हैं। 2 स्टॉप्स पाकिस्तान आने से पहले वो करेंगे, जो कि अभी तक बताया जा रहा है। लेकिन उन स्टॉप्स के अलावा क्या कोई चीज़ ऐसी है जो कि उनको अभी भी पाकिस्तान आने से रोक सकती है कि नहीं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये सारी अनकॉल्ड फॉर स्पेकुलेशन है, लोगों की ख्वाहिशात हैं, खबर कोई नहीं है इसके अंदर, क्योंकि मियां साहब अब वापस आ रहे हैं। लेकिन कल जो फैसला आया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, उसको लेकर भी बहुत से लोगों ने अब ये एक नई थ्योरी स्पिन अराउंड की है उसके इर्द गिर्द के, क्योंकि अपील का हक नहीं मिला रिट्रोस्पेक्टिवली, तो मियां साहब की नाअहली पर उससे अब फर्क नहीं पड़ेगा। मियां साहब के पास शायद फिलहाल कोई एवेन्यू नहीं अपनी नाअहली को चैलेंज करने के लिए, तो शायद मियां साहब अभी भी डेट को आगे कर सकते हैं या फिलहाल रुक सकते हैं। कुछ इस पर बात करेंगे और साथ साथ इस पर भी बात करेंगे कि ऐसा क्या है कि सारी सियासी जमातें इस मुल्क में जो इस वक्त मौजूद हैं, एक दो को छोड़कर, वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का एक तो गिला कर रही हैं और साथ ही साथ ये कह रही हैं कि सारा सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को सपोर्ट करने के लिए उनके फेवर में दिखाई देता है। इनकी कुछ इशूज हैं, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमाओं में से एक डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो यही जो कल फैसला आया, इसको लेकर बड़े ही सवालात जो है वो किए गए। ऑल्दो पीएमएलएन की टॉप लीडरशिप इस फैसले को अप्रिशिएट करती हुई और सेलिब्रेट करती हुई दिखाई दे रही है। मियां साहब सर वापस आ रहे हैं, ये इस फैसले से आपका भी ख्याल है कि कोई ना कोई लीगल पेचीदगी में इजाफा हो गया उनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने हमेशा रूल ऑफ लॉ के मुताबिक ही अपने फैसले किए हैं। इससे पहले 2018 के इलेक्शन में जब मियां साहब वापस आए तो और उनकी बेटी को उनकी अदम मौजूदगी में, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि बगैर उन्हें सुने हुए सजा दे दी गई थी एहतसाब अदालत से। उन्हें पता था हमने बराह रास्त जेल जाना है, लेकिन उसके बावजूद वो तशरीफ लाए और उसके बाद भी जितना उनका सियासी सफर रहा और वो जितने भी केसेस थे उनका सामना किया उस सफर में उन्होंने अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड। तो इस वक्त भी जो लॉ ऑफ द लैंड है उसी के मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं। अदालतों से जो हमें कानूनी तौर पे जमानत है, कोई और रिलीफ है, मिल सकता है, जो पाकिस्तान के हर शहरी का हक है, वही हमारी लीगल टीम जो है वो लेगी। और इस सिलसिले में कोई भी ऐसी ना तो कोई जमात को कोई टेंशन है ना हमारी। आपकी लीगल टीम बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक क्यों है? ये जो मियां साहब की वापसी का मामला है और उस पर उनकी जो अरेस्ट मुमकिन तौर पर हो सकती है, उसको लेकर भी लग रहा है कि आप लोग जरा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि जो बेल बिफोर अरेस्ट का मामला है वो तो उन केसेस में होता है जहां पे केसेस अभी चल रहे हों। मियां साहब ऑलरेडी कन्विक्टेड है, इसकी तो कोई नजीर फिलहाल नहीं मिलती कि कन्विक्टेड शख्स को बेल मिल जाए उसकी अरेस्ट से पहले। देखिए, ये जो बेल की बात कर रहे हैं, ये चूंकि कानूनी मैटर है, मैं ज़्यादा इसकी तफसील तो नहीं आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये बेल एक तरह की प्रोटेक्टिव बेल होती है कि आपको बड़ी अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर करने के लिए आपको टाइम दिया जाए और आप अपना सारा केस जो है वो मुतलका फोरम पे ले जाते हैं, उस अदालत के सामने ले जाते हैं जहाँ पे आपके मुकदमात जो है वो सुने जा रहे थे उस वक्त जब आप पाकिस्तान से बाहर गए। और जो मियां नवाज शरीफ साहब के जिन केसेस की बात की गई है, जिनमें सजा दी गई है, उनको भी जाहिर है उन सजाओं को भी चैलेंज किया हुआ है। देखें, अभी जैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी सजा दी गई थी, लेकिन उसी से रिलेटेड मुकदमात हैं। उसके बाद जब फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया तो उन्हें वहां से बाइज्जत बरीयत मिलती है और ये साबित होता है जो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ रहा है कि जो केसेस थे ये सारे बदनीति पे मबनी थे, इनमें फैक्ट्स नहीं थे, इनमें सबूत नहीं थे। ये हमारा मौक़िफ़ जो है ये शुरू से रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो जो फैसला है जो मैंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के केस के हवाले से आपके सामने रखा है, वो सारे फैसले में ये चीजें तहरीरी तौर पे लिखी है। इसमें कोई कंटेंट नहीं है, कोई कंटेंट इसमें नहीं है, ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसकी बुनियाद पे इस सजा को बरकरार रखा जा सके। बिल्कुल ठीक है, चले ये जो बात आप करें, लाइक यू राइटली सेड कि एक लीगल मैटर है, मैं भी आई एम नॉट आल्सो अ लीगल पर्सन, बट बात फिर वहीं आ जाती है कि ये मामला जो आपको सही लगते हैं, गलत लगते हैं, इनका हल तो किसी लीगल फोरम पे होगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। बट थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। पीएमएलएन जो है वो इस वक्त एक अकेली जमात में कहूंगी दिखाई दे रही है, जो कि कैंपेन मोड में है, एंड राइटली सो। आपके लीडर 4 साल के बाद वापस आ रहे हैं। आप जो रिस्पॉन्स है अभी तक आप लोगों की टॉप लीडरशिप, मरियम साहिबा भी अवाम के पास जा रही हैं, उसको कैसे देख
देख रहे हैं, आपके नाकिदीन का ये ख्याल है कि बड़ा मायूस कुन रिस्पॉन्स है लोगों का, मियां साहब को वापस आकर मायूसी हो सकती है? देखिए, अगर जो नाकदीन की बात कर रहे हैं तो इस लफ्ज से आज खुद जो सेंस निकलती है वो निकलती है तनकीद करने वाले। उन्होंने तनकीद करनी ही है, चाहे जो मर्जी हालात हो। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मेरे ज़िम्मे ज़ाहिर है इस्लामाबाद की जिम्मेदारी तो है ही है कि यहाँ से जो हमारे वर्कर्स की मोबिलाइजेशन है उसको देखना है और उसको ऑर्गेनाइज करना है। उसके साथ साथ मुझे एक और ज़िला जो है सरगोदा, उसकी भी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी गई है, वहाँ भी मुआवनत करनी है। जो हमारे वहाँ पे लीडर्स हैं हमारी जमात के, जो वहाँ पे मोबिलाइजेशन हो रही है उसकी जो कोऑर्डिनेशन। तो मैं आपको यकीन से बताऊं कि जब मैंने ये काम शुरू किया तो मेरे अपने जहन में ये सवालात थे कि चूंकि इस वक्त मुल्क में महंगाई है, बिजली के बिल ज्यादा हैं, लोगों की जिंदगी के अंदर मसाइल हैं, तो ये मोबिलाइजेशन जो है ये मुश्किल होगी और लोग इतने वार्म अप नहीं होंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के जो साबका अदवार हैं उसमें जो क्रेडिट उनके पास है पाकिस्तान में डिलीवर करने के, काम करने के, मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के, ये सारे क्रेडिट मियां नवाज शरीफ के पास हैं। मुल्क को स्टेबल करने के, मुल्क को एटमी कुव्वत बनाना, मुआशी कुव्वत बनाना, ये सारे वो मेडल्स हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब के पास मौजूद हैं। उनको देखते हुए कौम में मैं एक उम्मीद देख रहा हूँ, मैं अपने लोगों में एक जज्बा देख रहा हूँ जो मियां नवाज शरीफ साहब को वेलकम करने जाने के लिए बेताब है। आपकी पार्टी की सेकंड टियर टॉप लीडरशिप ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि आपके साथ ये जज्बा शेयर कर रही है? पार्टी के अंदर कोई क्राइसिस, कोई टूट फूट है, या वो अवाम में जो इस वक्त सूरत हाल है, जो इस्तराब है, उससे खौफजदा है? शाहिद खाकान अब्बासी एक मिसाल है, आपकी जमात ने उनको वज़ीर आज़म बनाया, वो तो अलल ऐलान कह रहे हैं कि वो जमात के साथ नहीं चल सकते। ख्वाजा साद रफीक को लेकर बड़े सवाल किए जा रहे हैं कि ख्वाजा साहब आखिर कहाँ हैं, वो क्यों मंजरनामे से गायब हैं? लाहौर के ख्वाजा साद रफीक को रावलपिंडी की पहले तो जिम्मेदारी सौंप दी गई, कहीं पर वो कहते हुए ये भी सुनाए पाए गए हैं कि वो अब सिर्फ एक कारकुन के तौर पर पार्टी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पार्टी की पॉलिसीज पर कॉमेंट करने से अब वो गुरेज करते हैं। देखिए, एक तरफ तो हमारे ऊपर मीडिया एंकर्स ये तनकीद करते हैं कि जनाब इस जमात में कोई अपनी आवाज नहीं उठा सकता, जमात में डिक्टेटरशिप है, जमात में लीडरशिप के सामने कोई बात नहीं करता। एक तरफ तो इस तरह के अल्फाज और इस तरह के ताने जो है वो दिए जाते हैं। दूसरी तरफ आप बात कर रही हैं ये बिल्कुल उसके मुतजाद है कि पार्टी पॉलिसी के ऊपर तनकीद भी हो रही है, लोग उस पर बात भी कर रहे हैं। तो ये तो बात करना और पार्टी पॉलिसियों पे तनकीद करना तो मैं समझता हूँ कि जमहूरी पार्टियों की निशानी है। चले मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ, तनकीद को छोड़ दें। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त पार्टी के अंदर दो धड़े हैं। एक धड़ा जो है वो मरियम साहिबा की लीडरशिप से इत्तेफाक नहीं करता, दूसरा धड़ा शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप से इत्तेफाक नहीं करता, एक तीसरा भी है जो बिल्कुल मियां साहब के साथी है, बड़े मियां साहब के, वो कहते हैं नवाज शरीफ लीडर है और कोई लीडर नहीं है पार्टी का, जो कि ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि मेजॉरिटी का व्यू होगा। लेकिन फिर भी सेकंड टियर लीडरशिप के अंदर भी जो डिविजन आ रही हैं, आपकी जमात के लोग उससे इत्तेफाक नहीं करते टू एन एक्सटेंट के अब्बासी साहब एक नई पार्टी बनाने के हामी दिखाई देते हैं आजकल। देखिए, अक्सरियत की बात नहीं है, मैं तो कहूँगा कि पूरी की पूरी जो PMLN है वो इस बात पर मुकम्मल इत्तेफाक रखती है कि पार्टी की जो लीडरशिप है और पार्टी के जो कायद है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। मियां शहबाज साहब जब खुद वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त भी वो यही कहते थे बतौर वज़ीर आज़म भी कि मेरे जो कायद हैं, मेरे जो रहबर है, रहनुमा है, वो मेरे बड़े भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। उस दौरान भी वो जो आप ये कहें कि मेजर डिसीजंस फैसले उन्होंने किए, बड़े फैसले किए मियां साहब, उसमें भी भरपूर उनको मुआवनत, सरपरस्ती ये सारी हासिल रही है। तो और फिर शहबाज साहब ने बरमला, अभी भी जब वजारत उस्मा के मनसब पे नहीं है तो अब भी उन्होंने बरमला कहा है कि अगली दफा मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे और चौथी दफा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो ये सारी बातें तो मेरा ख्याल है कि मीडिया पे बड़े आपकी गुफ्तगू के अंदर से नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपकी गुफ्तगू के अंदर से दो बातें। एक तो आपने कहा कि 16 महीने की हुकूमत के अंदर मियां साहब की रहनुमाई जो है वो मौजूद थी। फिर ये जो नैरेटिव है PMLN का कि नवाज शरीफ एक वन विंडो सोल्यूशन है इस मुल्क के हर मसले के लिए और वहीं आएंगे तो मसला हल होगा, तो वो कौन सी कीदर सिंगी है? मियां साहब के पास 16 महीने के लिए अपने भाई को भी दे देते, इस मुल्क के अवाम का भला हो जाता। देखिए, कोई जादू का अमल तो नहीं है, ना हमारे पास कोई मुवक्किल है, ना हमारे पास कोई गिदड़ सिंगी है। हमारे क्रेडिट में वो मेहनत है जो मियां नवाज शरीफ साहब के 3 अदवार में आपको नजर आती है। वो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, पॉलिसीज हैं जो अपनाई गई, जो सिर्फ काम वाली पॉलिसी थी। हम
इक़्तिदार में आके ना तो अपने सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़ जाते हैं, ना उनको गालियां देना शुरू कर देते हैं, ना उनको कोई जेलों में डालना शुरू कर देते हैं, बल्कि हम काम पे तवज्जो देते हैं। ये क्रेडिट है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। और 16 माह की जो कारकर्दगी है उसमें मुल्क जिन हालात में हमारे हवाले किया गया, खुद इसमें बहुत बहस हुई कि क्या इक़्तिदार लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसमें भी जो आपने जैसे कहा कि पार्टी के अंदर, तो आप ये कहें कि बहुत बड़ी आवाज ये थी कि इक़्तिदार इस वक्त नहीं लेना चाहिए, बराह रास्त इलेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब सवाल तो अभी भी यही नहीं होना चाहिए। मुल्क की माशी सूरत हाल तो अभी भी किसी तौर बेहतर होती नजर नहीं आ रही। आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने इस अज़्म का इजहार किया है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, चौथी मरतबा वजीर आजम बनेंगे। उनका तो अभी लीगल सफर ही मेरा ख्याल है बड़ा लंबा होने वाला है, वो तो फौरन वजीर आजम नहीं बन सकते। तो आप लोग फिर क्यों दोबारा इक़्तिदार लेना चाहते हैं? तो आप लोग फिर दोबारा इक़्तिदार क्यों लेना चाहते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, वो जो 16 माह का इक़्तिदार था उसमें दो ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से ये राय थी, बहुत बड़ी एक ग्रुप था या बहुत बड़ा एक हिस्सा था पार्टी का जो कह रहा था कि इक़्तिदार नहीं लेना चाहिए। एक तो ये कि आपके पास 15-16 माह की गवर्नमेंट थी, उसमें जाहिर है कोई भी आप ठोस फैसले, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी, कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स आप कर ही नहीं सकते। साल में तो ऐसे प्रोजेक्ट्स प्लान होते हैं, उनकी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती थी। दूसरी बात ये थी कि माशी तौर पर मुल्क जो है वो तबाह हाल था और 16 माह में शायद आप उसको उस तरह नहीं उठा सकते थे जिस तरह हमारी ख्वाहिश थी कि हम मुल्क को उठाएं। तीसरी बात ये थी कि इत्तेहादी हुकूमत थी। इत्तेहादी हुकूमत में आप कभी भी उस तरह के बोल्ड स्टेप्स और डिसीजन नहीं कर सकते जो आप अपनी सिंगल मेजॉरिटी हुकूमत में करते हैं। तो ये तीन वजूहत थी जिनकी बुनियाद के ऊपर सब, एक तो आपके ऑप्टिमिज्म के ऊपर जो है वो मुझे आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि आपको लगता है कि शायद सादक सीरत से हुकूमत आ सकती है नून लीग की। लेकिन आपने कहा कि नवाज शरीफ फिर आएंगे और वजीर आजम के, ये किस तरीके से आप कह सकते हैं? उनकी तो सर जैसी भी लीगल बैटल है, हम लीगैलिटीज पे दोनों कमेंट नहीं करेंगे, बट लीगल बैटल है और खासी सख्त है। असद उमर साहब ने आज कहा कि जो फैसला कल आया है वो नवाज शरीफ साहब के हक में तो नहीं है। सवाल ये बनता है कि शहबाज शरीफ क्यों इतने खुश है इस फैसले को लेकर? देखिए, इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो अभी हमारी जो कानूनी टीम है वो करेगी। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जो कानूनी टीम्स हैं डेफिनेटली वो सारे मामले को देख रही होंगी। बट सिंस यू आर अ सीनियर पॉलिटिशियन योरसेल्फ, मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ, आने वाले इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बराबर का मौका मिलना चाहिए? एज ए पॉलिटिशियन आपका क्या ख्याल है? दूसरा, अगर आपके लीडर की नाअहली जो है वो गलत है, वो दुरुस्त नहीं है, तो आपको लगता है कि इमरान खान की नाअहली के ऊपर भी एज पॉलिटिशियंस आप लोगों को बात करनी चाहिए कि किसी भी सियासतदान को कम से कम इलेक्शन कंटेस्ट करने का हक होना चाहिए? देखिए, हम बिल्कुल जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसके हक में है कि हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इलेक्शन जो है उसी सूरत में गैर मुतनाज़ा होगा, उसी सूरत में मुनसिफाना होगा और ये पाकिस्तान की जरूरत है। जिन हालात से हम दो चाह रहे हैं, कोई भी मुतनाज़ा इलेक्शन फिर अवाम सड़कों पर रोल रही हो, वो इस सिस्टम को मजीद बेहतर बनाने की बजाय मजीद तबाही की तरफ लेके जाएगा। ये बात तो ऐसी है कि जिसपे हम बिल्कुल यकीन रखते हैं। बाकी जहाँ तक नाअहली की बात है, इसके ऊपर अभी चीजें चल रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल किया गया, जो कि सरासर मैं समझता हूँ कि बहुत सख्त ज्यादती है। फिर पार्लियामेंट से ये पास किया गया कि अगर नाअहल किया गया किसी भी फर्द को तो वो उसकी जो नाअहली की मुद्दत है वो 5 साल होगी। तो ये सारी बातें तो हम देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इसकी इंटरप्रिटेशन जो है कि 5 साल वाली आइंदा आने वाले दिनों में, पहली बात मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि नाअहली कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कि सियासत में कोई अच्छा तरीका हो, लेकिन अब अगर किसी को नाअहल किया गया तो मुद्दत 5 साल की तय हो चुकी है। कम से कम वो ताहयात वाली जो तलवार है वो खत्म हो चुकी है। बस आखिर में ये कह दीजिएगा, आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो होनी चाहिए सब सियासी जमातों के पास। पीटीआई को तो सर जलसा करने की भी हम देखते हैं कि कहीं पर इजाजत वो कहते हैं नहीं मिल रही है। फिर 9 मई को जो कुछ हुआ उससे कोई इत्तेफाक नहीं करता, सब कंडेम करते हैं। लेकिन सर उसके बाद कानूनी तरीके से उन लोगों को जरूर जो है वो करें, उनके साथ डील करें। लेकिन बहुत से लोग इस वक्त हम देख रहे हैं कि मिसिंग है, उस पर भी मैं देखती हूँ सियासी जमातें कोई आवाज नहीं उठाती। तो सर इस मुल्क की सियासत बड़ी लीथल है, आज वो है कल कोई और हो सकता है, आप लोगों की जमात से भी लोग हो सकते हैं। क्यों एज पॉलिटिकल पार्टीज आप लोग इन चीजों पर बात करते हुए नजर नहीं आते? देखिए, 9 मई के जो वाकयात हैं उसके ऊपर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो उनके साबका मेंबरान पार्लियामेंट हैं वो खुद आगे ये कह रहे हैं कि हमें ये हुक्म जो है ये टॉप लीडरशिप की तरफ से मिला है कि आप
जो फौजी तनसीबात है उन पर हमला करें। ये कई ऐसे उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं जो ये बात कर चुके हैं, टीवी पे कर चुके हैं, मीडिया में कर चुके हैं, अदालतों में कर रहे हैं। तो उसका तो कानून के मुताबिक ही लोगों को सजा दी जानी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मावरा कानून और जाती पसंद नापसंद की बुनियाद के ऊपर तो किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं। फरूख हबीब की मिसाल अगर मैं आपको दूं, फरूख हबीब इस वक्त मिसिंग है। मैं ये नहीं कह रही कि उनके साथ आप कोई कानूनी प्रोसीजर उनका नहीं, उन पर कानून अमल में नहीं आना चाहिए उनको लेकर, लेकिन कानूनी तरीके से पेश तो किया जाना चाहिए ना सर। कहाँ है वो? देखिए, ये तो खैर अदालतों में भी जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं वो इन सवालात का जवाब दे रही हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे जिसके बारे में पूछा जाता है उसके बारे में बताते हैं कि कौन किसकी तहवील में है। और कुछ के मुकदमात सिविल कोर्ट्स में हैं, कुछ के दहशतगर्दी की अदालतों में हैं, कुछ के जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हैं। तो उसके बारे में तो वो बताते रहते हैं कि कौन जो है किससे का बयान। अफरादी तौर पर तो ज़ाहिर है मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये बात जो आपने की है मैं इसकी मुकम्मल तायीद करता हूँ कि everyone should be dealt according to law. इसमें everyone should be given a fair chance according to law. जो असल मामला है वो ये। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। सवाल खैर मेरा फिर भी बुनियादी तौर पर यही था कि क्या जो कुछ हो रहा है उस पर मुख्तलिफ सियासी जमातों को अपने पोलिटिकल इख्तलाफात को बाला ताक रखकर कम से कम ये जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर इन इशूज़ को उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की सियासत शायद अभी उतनी मैच्योर नहीं हुई है। जब तक खुद पर बात ना आए हम किसी को भी इस तरह के मामलात पर एहतजाज करता हुआ नहीं देखते। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मौजूदा सियासी सूरत हाल पर सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, उनका तज़किया शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जजमेंट आई है उसके रिव्यू के हवाले से और जो उसका इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पर, उस पर भी हमने बात की। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किए सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब ने। उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि कल जो कुछ हुआ उसको किस तरीके से देख रहे हैं। मियाँ साहब की वापसी के हवाले से उनकी इस वक्त क्या असेसमेंट है, क्या राय है। बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका सर आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आईनी करार दे दिया गया, जो जजमेंट आई है इसको किस तरीके से देख रहे हैं सर आप? मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े शफाफ तरीके से उसकी समाअत की है और काजी फायज ईसा साहब को ये क्रेडिट जाता है तो उन्होंने उसकी लाइव कवरेज का भी एहतमाम किया पहली दफा तारीख में। और फिर चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उन पर जो कदगन लगाई गई है उसको उन्होंने कबूल किया, खुद दस्तबरदार हो गए। ये एक इंतहाई तारीखी इकदाम है। आज तक ऐसी नज़ीर नहीं हम ढूंढ सके कि किसी चीफ जस्टिस ने अपने इख्तियारात को महदूद करना जो है उसे कबूल किया हो। और फिर तमाम जज हजरात जो हैं उन्होंने बड़े खुले जहन के साथ मुकदमा सुना और अपने नुक्ता नज़र का फिर इज़हार भी किया। और आप देखें कि वो फैसला है वो हर शख्स ने उसका खैर मकदम किया है और तमाम सियासी जमातों ने उस पर इत्मीनान का इज़हार किया है। और इस तरीके से जो पार्लियामेंट है उसकी हैसियत भी मुस्तहकम हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अदारे के तौर पर एक अदारे के तौर पर अपने आप को मुस्तहकम किया है, अपना इमेज भाला किया है। सर आप कह रहे हैं सभी सियासी जमातों ने इत्मीनान का इजहार किया है, वो इत्मीनान भी कुछ लोगों को इस वक्त समझ नहीं आ रहा। कुछ कानूनी माहिरीन की राय यह है कि इस फैसले में जो अपील का जो हक है, जो रिट्रोस्पेक्टिवली कहा गया है कि अप्लाई नहीं कर सकता, यानी माजी के केसेस पे अप्लाई नहीं कर सकता, ये शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए एक उम्मीद थी कि मियाँ साहब जो है उनकी बहाली हो सकेगी। हालांकि कुछ लोगों का यह ख्याल है कि वो बहाली शायद इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है उससे हो सकेगी, पर इसके ऊपर जो आरा है वो डिवाइडेड है। आप कैसे देख रहे हैं, कैसे इम्पैक्ट करेगा ये जो फैसला आया नवाज शरीफ की खास तौर पे जो नाअहली है उसको? देखिए, अगर वो ये मुअस्सर में माजी होता तो नया पंडोरा बॉक्स खुल जाता, बेशुमार मुकदमात जो है उनकी अपीलें दायर होती और मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट जो है उसका बहुत सा वक्त जाया हो जाता उन अपीलों को सुनने में। और जहां तक नाअहली का सवाल है, अब वो सवाल मामला ये रहेगा जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए नाअहली की मुद्दत मुकर्रर की गई है 5 साल, क्या वो प्रिवेल करेगी या वो जो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की रूह से ताहयात नाअहल करार दिया गया है
नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन साहब को, क्या वो उसे तस्लीम किया जाएगा। तो मेरा ख्याल ये बहस होगी और एक राय ये है कि जो कानून है, इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम है, उसने जो वजाहत की है या तशरीह की है, वो बालादस्त होगी और उसके मुताबिक मामला आगे चलेंगे। लेकिन ये मामला भी राय अदालत में ज़ेर समाअत आएगा और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा और जो भी फिर उसकी इंटरप्रिटेशन होगी वो भी सामने आ जाएगी और मामला कतई। सर, आपको नवाज शरीफ साहब की वापसी पर इसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं लग रहा? आपको लगता है कि आ जाएंगे एज प्लान, जो 21 अक्टूबर का कहा जा रहा है? आपको पता है हमारे मुल्क में लोगों को स्पेकुलेट करने का भी बहुत शौक है, अब स्पेकुलेशन का आगाज हो गया कि शायद तारीख बदल दी जाए, शायद मियां साहब वापस ना आए। देखिए, मियां साहब तो वापसी के सफर पे रवाना हो चुके हैं और मेरे ख्याल इस फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको वापस आना चाहिए और जो भी अपने मामलात हैं, उन मुकदमात हैं, उनका अदालतों में सामना करना चाहिए। मेरे ख्याल एक माहौल बदल चुका है, उनकी बात जो है इंसाफ के ऐवानों में भी तवज्जो से सुनी जाएगी, वो अपना मुकदमा लड़ सकेंगे और उम्मीद है कि उनको रिलीफ भी मिलेगी और वो अपने सियासी किरदार अदा कर सकेंगे। सर, ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो इस वक्त सियासी मामलात हैं, उनको आप कैसे देख रहे हैं? सारी जो दीगर सियासी जमातें हैं मुल्क की, उनका ये ख्याल है कि वो इस वक्त बड़ी अच्छी मुस्तहकम पोजीशन में है, उनके हक में है सारी जो इस वक्त प्लेइंग फील्ड है, वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेकिन नून लीग के मामलात सर आपको ठीक दिखाई दे रहे हैं? शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात कर लें, ख्वाजा साद रफीक का मिसिंग इन एक्शन होना बहुत नोटिस किया जा रहा है। सैफ अल मलूक खोखर मरियम नवाज साहिबा के साथ हैं, पूरे लाहौर के जब दौरे हो रहे हैं, ख्वाजा साद रफीक को लोग मिस कर रहे हैं कि वो कहाँ पर है, कोई नाराजगी तो उनकी भी नहीं चल रही। आपको लगता है पार्टी किसी लेवल के ऊपर किसी तरह की टूट फूट का, किसी तरह की डिवाइड का शिकार है? देखिए, सियासी जमातों में इख्तिलाफ तो मौजूद रहता है और जहां भी नवाज शरीफ साहब की क़यादत पर तो किसी को इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहब पर या शहबाज शरीफ साहब पर इख्तिलाफ हो सकता है। तो मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब के लिए ये भी एक चैलेंज होगा कि वो वापस आए तो अपनी सफ़ें जो है उनको भी दुरुस्त करें, अपने वर्कर्स को मुतहर्रक करने के साथ साथ और अपने वोटर्स को मुतहर्रक करने के साथ साथ अपने साथी जो हैं उनको भी एतमाद में लें और उनको साथ लेके चलें। लेकिन अगर कोई अपना रास्ता अलग करना चाहेगा तो वो भी कर सकेगा, उससे कोई अगर जमात जो है वो मुस्तहकम हो, सरगर्म हो, तो फिर किसी एक आध शख्स के इख्तिलाफ से जमात मुतासर नहीं होती। हम माजी में भी देख चुके हैं, पीपल्स पार्टी पर भी ये वक्त गुजरा है, उसके भी कई सीनियर लोग जो हैं उन्होंने रास्ते अलग किए थे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से, और अब भी हम देख रहे हैं पीटीआई के अंदर भी दो जमातें बन चुकी हैं। तो ये मेरा ख्याल एक सियासी अमल का हिस्सा है। पार्टी रहनुमाओं के इख्तिलाफात, पार्टी के अंदर इख्तिलाफात बेशक सियासी अमल का हिस्सा है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नून लीग के इर्द गिर्द हमेशा चलती रहती है, वो अब भी चल रही है कि शायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दो कैंप्स हैं जिनके आपस के अंदर कोई इख्तिलाफात है। बल्कि कल तो कहीं ये भी खबर उड़ रही थी कि मीटिंग हुई है सीनियर लोगों की, पार्टी के मरियम साहिबा की बिलखुसूस और शहबाज शरीफ साहब की, और ये कहा गया है कि इन इख्तिलाफात को दूर किया जाए। ऐसा कुछ है सर? ऐसी कोई मीटिंग, कोई खबर आपके पास? देखिए, बुनियादी बात यह है कि जो जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, उनके मुकाबले में कोई शख्स खड़ा नहीं है पार्टी में। ठीक है। और उनकी जो क़यादत है उस पर कंसेंसस है और कोई शख्स उन पर बेइत्मीदी का इजहार नहीं करता। ये उनकी एक लीडर के तौर पर उनकी हैसियत मुस्तहकम है। बाकी जो है एक दूसरे से इख्तलाफ होता रहता है। तो मेरे ख्याल अगर नवाज शरीफ साहब तवज्जो देंगे और मामलात को दुरुस्त करेंगे तो ये इख्तिलाफात भी जो हैं वो कम होते जाएंगे। सर, थोड़ा सा आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहती हूँ, आपका एनालिसिस क्या है? इमरान खान साहब आपको आने वाले इलेक्शंस में नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या नजर आ रही है तो माइनस इमरान खान या विद इमरान खान नजर आ रही है? देखिए, तहरीक इंसाफ जो है वो तो नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ को तो कोई खिलाफ कानून जमात करार नहीं दिया गया, वो तो इंतखाब में हिस्सा लेने का हक रखती है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए मुश्किलात मौजूद हैं। हो सकता है वो बराह रास्त इंतखाब में हिस्सा ना ले सके, लेकिन अगर वो इंतखाब में हिस्सा ना भी ले सकेंगे, जैसा कि नवाज शरीफ साहब 2018 में नहीं ले सके थे, फिर भी वो मौजूद तो रहेंगे, उनकी पार्टी भी मौजूद रहेगी और जिसके सर पर वो हाथ रखेंगे
वही पार्टी को चला भी सकेगा। तो पीटीआई को बहैसियत जमात के तो मैं देखता हूँ कि इसका किरदार जो है वो मौजूद नजर आता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, 9 मई के वाकयात के बाद एक सिचुएशन थी, बहुत से लोग जाहिर है जिनके ऊपर ये था कि वो इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का मामला भी था, लेकिन उसी सारे मामले के अंदर कुछ लोग बिल्कुल मिसिंग भी हम देख रहे हैं कि हैं। उस दिन प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में आप भी वहाँ पर थे, मैं भी थी, मैंने सुना आपने बड़े भरपूर तरीके से सर वहाँ पर भी ये केस लड़ा, बल्कि हसान न्याजी के मामले को भी आपने इनिशिएट किया, बहुत से सहाफ़ियों की उसके अंदर हफीजुल्लाह न्याजी साहब की वजह से आपने जो है वो एक लेटर भी ड्राफ्ट किया चीफ जस्टिस को। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्वीट देखी है, हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने कहा है कि उनकी हसान न्याजी से मुलाकात हो गई है। सर एक तो ये कि ये एक अचीवमेंट है जिसको आपने इनिशिएट किया, इसको कैसे देख रहे हैं? अभी भी सर और भी लोग हैं जिनका अता पता नहीं है, जिसमें फरूख हबीब की अगर मैं बात करूं सर, तो क्या इस मसले को मजीद किस तरीके से आगे पुश किया जाना चाहिए? देखिए, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हसानुल्लाह न्याजी साहब से उनके वालिदैन की मुलाकात हो गई है और वो बखैरियत हैं और उन्होंने उनकी सेहत के हवाले से बड़े इत्मीनान का इज़हार किया है। ये एक अच्छी खबर है और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जो दूसरे लोग हैं इस वक्त कैद में हैं, उनके जो लवाकीन हैं उनकी भी मुलाकात होगी, उनको भी वकला तक रसाई दी जाएगी। कानून जो है उसको यकसा सलूक करना चाहिए और कानून के मुताबिक हर शख्स के साथ मामला होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अगर हम अपने दलील के साथ और तवाज़ुन के साथ अपनी बात करते रहें और पहुंचाते रहें तो यकीनन उसका असर भी होगा। और सियासी जमातों का भी इम्तिहान है कि वो अब एक दूसरे को बर्दाश्त करें और एक दूसरे के साथ मिल बैठे और एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसे ज़ाब्ते बनाएं कि वो जियो और जीनो दो की पॉलिसी अपनाएं ताकि हम मामला को आगे बढ़ा सकें। सर आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुजीबुर रहमान शामी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे इस वक्त का जो बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, गाज़ा और इजराइल की जो हालिया एस्केलेशन है उसके बाद एक बहुत ही बड़ा मसला जिसके हवाले से मुसलमान ममालिक और कम से कम जो फ़लस्तीनी हैं वो तो बहुत अरसे से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा कि कुछ दिन पहले फ़लस्तीनियों के सब्र का पैमाना जब लबरेज हुआ और जिस तरीके से उन्होंने एस्केलेशन की है इजराइल की तरफ, कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो एस्केलेशन है ये अभी तक किस हद तक कामयाब दिखाई देती है, इस वक्त वहाँ पर ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है, कुछ ये भी एक सवाल है, वो भी वहां से एक इनसाइट जो है वो हम कोशिश करेंगे कि लेने की इस हवाले से भी कोशिश करें। एट द सेम टाइम थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सारी एस्केलेशन के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलाया गया जो कि मैं समझती हूँ कि बेनतीजा खत्म हो गया। जो मुस्लिम ममालिक हैं दुनिया भर के, बिलखुसूस पाकिस्तान, हमारी तरफ से जो भी रिएक्शंस आए, रद्द अमल आए, क्या वो काफ़ी हैं इस तरह के इतने बड़े क्राइसिस को लेकर? क्योंकि ये बात मैंने अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी कही है मुसलसल के जब भी इस तरह का कोई क्राइसिस आता है और कोई मुस्लिम मुल्क उसकी जद में होता है तो जो मुस्लिम दीगर ममालिक हैं वो हमेशा तकसीम का शिकार दिखाई देते हैं, जबकि इजराइल का अगर मसला कभी भी रेज होता है तो हमने ये देखा है कि वेस्ट जो है वो मुत्तहिद होकर, यकजा होकर इजराइल की बैकिंग कर रहा होता है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिन पर बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से जो एक क्लेम है इजराइल का कि उनके पास दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये भी एक सवाल है कि उनकी नाक के नीचे से इतना बड़ा प्लान किस तरीके से बन गया और फिर एग्जीक्यूट भी हो गया, ये जानने की भी कोशिश करेंगे। और इसी क्राइसिस को लेकर जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक को भी इस वक्त टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, लेबनान का मामला हमारे सामने और उसके बाद जिस तरीके से ईरान पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, ये भी एक सवाल है कि ये कोई पार्ट ऑफ द लार्जर प्लान तो नहीं है जिस तरीके से इस वक्त पूरा वेस्ट इकट्ठा हो रहा है इजराइल के पीछे, कहीं ईरान को, दीगर कुछ और ममालिक को टारगेट करना तो इस सारे मामले के अंदर मकसद नहीं है। और मिडिल ईस्टर्न कुछ बहुत अहम ममालिक से जो इजराइल को तस्लीम करवाना था वो मामला अब कहाँ जाएगा, खटाई में पड़ गया कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान हैं हमास के डॉक्टर खालिद कदूमी ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो जो मैंने अपने इब्तिदाई में सबसे पहले बात कही कि एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, एक बहुत छोटी सी पट्टी जो गाजा स्ट्रिप, उसमें इतनी बड़ी आबादी और इस वक्त जो क्राइसिस है, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर जरूर बात करें कि आप लोगों ने उनको बाय सरप्राइज तो ले लिया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इजराइल विद ऑल इट्स माइट जो है वो वापस आएगा, वो वापस आ भी रहा है, सपोर्टेड बाय द वेस्ट, स्पेशली सपोर्टेड बाय अमेरिका। तो अब जब वो जो है वो आएंगे एंड दिल ट्राई टू गेट बैक एट यू, तो आप लोग क्या उसको रेजिस्ट कर सकेंगे, सस्टेन कर सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक्चुअली क्या हम मानते हैं कि इस 1948 से चल और 75 ईयर्स हम इजरायली
क्राइम्स और बर्बरी को बर्दाश्त करते रहे और रेजिस्टेंस में वो एक सेंचुरी से आगाज हुआ। अभी हमारे के तहरीक मुजाहमत अल्हम्दुलिल्लाह इतना एडवांसमेंट किया है कि they managed to surprise enemy और अब फोर्सेस को के मकबूजा फिलिस्तीन के अंदर को भेजकर वहाँ के इजरायली आर्मी से सामना किया है और कम्बैट करके हैं और अपना मिशन को करना और वापस सलामत से अपने स्टेशंस में है। और अभी इन्होंने नया स्टेज इस जंग का शुरू कर लिया हमने, वो भी लॉन्ग रेंज रॉकेट्स के साथ हैं जो इसमें के स्टेशंस है इजरायली का नेवी वाला है या एयरफोर्स वाला है या जमीनी फोर्सेस होता है ना, उसको हमने टारगेट किया है। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब, डू यू रियली थिंक दैट यू हैव मैनेज्ड टू टेक देम बाय सरप्राइज? क्योंकि इस वक्त एक थ्योरी ये भी एग्जिस्ट करती है कि उनको कहीं ना कहीं इस बात की भनक लग गई थी, बल्कि अब तो कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि शायद इजिप्शियन जो चीफ ऑफ इंटेलिजेंस है उन्होंने कोई ना कोई मामला उन तक पहुंचाया भी था कि कोई इस तरह की प्लानिंग कहीं ना कहीं की जा रही है, बट उन्होंने जान के दे टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स द होल सिचुएशन, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद ये ख्वाहिश है कि इसी चीज़ को एक तो गजा फ़लस्तीन के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके, और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान को भी मुसलसल टारगेट करने की कोशिश की जा रही है कि ईरान इज बिहाइंड दीज अटैक्स, और ईरान जो है वो माली सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा था, ट्रेनिंग की सपोर्ट भी प्रोवाइड किए, तो कहीं ना कहीं किसी और मुल्क को भी इस वक्त टारगेट करने के लिए बुनियाद तो नहीं चाहिए थी जिसकी वजह से इसको होने दिया गया। इतना नाइव नैरेटिव ये लोग एक्सप्लॉइट करने का कोशिश कर रहे हैं कि जिसके नतीजे में है कि अकॉर्डिंग टू द इजरायली एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन में 100 से लेकर 150 इजरायली सोल्जर है रेजिस्टेंस के हाथ में है, जिसके ज़रिए से कि शायद कि हमारा 4000 प्रिजनर्स इजरायली जेल के अंदर, जिनमें से कि बच्चे हमारे और ख़वातीन हमारे भी मौजूद हैं, उनके लिए खुशखबरी देने में खबर आया हुआ है कि ये जो नैरेटिव है कि कॉन्स्पिरेसी है, इट्स वेरी नाइव एंड चीप। अपने सोल्जर्स को हमारा हाथ में हवाला किया है। लेकिन असल में सवाल पूछने का मकसद ये था कि जिस तरीके से इजराइल को वेस्ट सपोर्ट कर रहा है, जो ब्लाइंड सपोर्ट हम देखते हैं, उसके ऊपर भी जरूर कुछ कहिएगा, क्योंकि इजराइल की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि गजा को टेंट सिटी बना देंगे, गजा को वी आर गोइंग टू रेज गजा टू द ग्राउंड, उसको बिल्कुल एक लेवल पे ले आएंगे, उसको बिल्कुल बराबर कर देंगे। वॉर क्राइम्स का भी खुल्लम खुला ऐलान किया जा रहा है कि अद्वियात रोक देंगे, पानी रोक देंगे, जो कि वैसे भी आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स केस होता है गजा के अंदर। लेकिन इन सब चीजों के ऊपर भी किसी किस्म का कोई ऐसा रद्द अमल, कोई ह्यूमन राइट्स के बुनियाद के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ नहीं आ रहा। जो दुनिया है, वेस्टर्न दुनिया है, उसकी तरफ से इसको कैसे देखते हैं? देखिए, 4 जंगें गुजरी हुई, ऑफेंसिव गजा के खिलाफ है और फ़लस्तीनियों के खिलाफ है। आपका ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा स्टैक्स ऑफ पेपर्स इजराइल के खिलाफ हमें लिखता है, और इसका नतीजा क्या है? chaotic world में है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना हुआ है, जिसमें अमेरिका 45 से जायद मरतबा है कि वीटो का राइट को इस्तेमाल किया है इजराइल के फेवर में, और उन करारदादों के खिलाफ जो इजराइल को मजम्मत करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल कि कोई और रास्ता को इख्तियार करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी आई हैव टू इंटरप्ट यू हियर, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद इस पे जरूर बात करते, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपने जो आखिर में बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त है कि दुनिया के पास भी अब एक सुनहरी मौका है कि अगर पैलेस्टीनियंस ने, फ़लस्तीनियों ने अपने हक में खुद कुछ कर लिया है, आवाज़ उठा ली है, आगे बढ़ रहे हैं, तो दुनिया का भी काम है कि अब आगे बढ़ें। मुसलमान दुनिया का बिलखुसूस फ़लस्तीनियों को इस हद तक ज़रूर सपोर्ट करें कि ये जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरनेशनल मसला है, फ़लस्तीनियों के फेवर में इस मसले का कोई ना कोई हल जो है वो जल्द निकले और ज़रूर निकले। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। जमाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।